जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और आज हम शुरू कर रहे हैं रीट के बैच में फिजिक्स का पोर्शन और लास्ट टॉपिक अपने सिलेबस का बाकी रहा हुआ है, वह ऊष्मा। इससे पहले हमने बल, गति, प्रकाश और बाकी टॉपिक्स पर फोकस कर लिया है, ठीक है। और ध्वनि भी हमने पढ़ लिया है। लास्ट हमारा ऊष्मा टॉपिक बचा हुआ है, आज हम ऊष्मा को फोकस में लाते हैं, ओके। तो ऊष्मा पढ़ने से पहले हमें कार्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। तो जब आपने बल पढ़ा था तो आपको बताया गया कि बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है, या फिर न्यूटन का द्वितीय नियम लगाते हैं हम, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कह देते हैं। ये बात हमने बल के केस में पढ़ ली थी, F = dp/dt से। और यहां हमने फॉर्मूला पढ़ा F = ma से। और इससे अगर कार्य बनाना हो तो कार्य क्या बनेगा? तो कार्य का फॉर्मूला है हमारे पास W, वर्क। कार्य एक अदिश राशि है, याद रखें, दिशा नहीं होती। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहां बल है, बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन कार्य अदिश राशि है, ये थोड़ा सा याद रखें। और यहां से हमारे पास बल का अगर फॉर्मूला लगाएं MAS, तो ये कार्य का फॉर्मूला हो गया हमारे पास बल इंटू विस्थापन से। और मात्रक अगर बनाएंगे तो बल का मात्रक हमारे पास है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम बार बार यूज नहीं करना पड़े तो हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं जूल। इसका मतलब जहां जहां आप न्यूटन मीटर लगा रहे हो उसको आप जूल बता सकते हो। तो कार्य का मात्रक है जूल। जैसे जैसे कार्य करते हैं तो कुछ कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बिना ऊर्जा के कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप शाम को थक जाते हैं, खाना खाते हैं, ऊर्जा वापस से रिस्टोर करते हैं और सुबह फिर काम करने के लायक हो जाते हैं। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा के बिना संभव नहीं। इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से मिले जुली भौतिक राशियां हम बता सकते हैं। ऊर्जा भी यही कार्य का प्रतिरूप है कि दो ऊर्जाओं का अंतर जो है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। आप ऊर्जा बना सकते हैं, एनर्जी जिसे हम कहते हैं, एनर्जी का मात्रक भी जूल ही होगा, ये बात याद रखें, क्योंकि कार्य से ही बना है। ऊर्जाएं बहुत प्रकार की हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और इन ऊर्जाओं में मुख्यतः जो हमारे सिलेबस में आती हैं वो है यांत्रिक ऊर्जा, उनमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब ये है कि कोई वस्तु गति कर रही है उसकी वजह से ऊर्जा, और कोई वस्तु अगर स्थिर है उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। इसको थोड़ा सा एक स्लाइड में समझ लेते हैं। जैसे मान लो ऊर्जा को हमने बताया, ऊर्जा के दो भाग, एक गतिज और एक स्थितिज। गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? मान लो आपने एक बोट बनाई है और उस बोट में यहां नीचे प्रोपेलर लगा दिए, फैन लगा दिए कुछ, और ब्लेड्स लगा के फैन लगा दिए, और इस बोट को आपने रख दिया अपनी गांव वाले जोड़ में रख दिया और ये कहा जी अब इसको चलाएं। तो अपने आप तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि वहां पानी चल नहीं रहा है, वहां पानी ठहरा हुआ है। और इसी बोट को जब बहती हुई नदी में रख देते हैं आप, किसी बहती हुई नदी में रख देते हैं, तो वो जो पानी आ रहा है वो इन पंखों के ऊपर टच करता है, इस बोट को गति करवा देता है। पानी वही है, बोट वही है, सिर्फ फर्क ये आया कि वहां बहता हुआ पानी था, यहां स्थिर पानी था। और यहां से आप इस गतिज ऊर्जा को समझ सकते हैं कि गति करता हुआ पानी कुछ ऊर्जा लेके चल रहा है और उस ऊर्जा को आपने आगे यूज करके बोट चला ली। ये गतिज ऊर्जा का फायदा है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, उसकी अवस्था के कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 1/2mv², क्योंकि वेग चाहिए हमें। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देते हैं हम mgh। mg और h। m यहां क्या है? m है द्रव्यमान,
G गुरुत्वीय त्वरण और H ऊंचाई है। अच्छा, अब ये H ऊंचाई कैसे है, कैसे काम करती है, तो एक बार के लिए समझें। मान लो आपने किसी चीज को उठा के किसी ऊंचाई पे रख दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, तो उठाने में कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम जो करना पड़ रहा है उस काम के लिए हमने बल का फॉर्मूला, वो जो कार्य का फॉर्मूला पहले बना रखा है। कार्य का फॉर्मूला हमने क्या कहा, MAS, या यूं कहें बल इंटू विस्थापन। यहां पे भी यही है, देखो बल इंटू mg बल हो गया और GH जो है वो विस्थापन हो गया। तो आपने मान लो किसी वस्तु को उठा के ऊपर रखना है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास 100 ग्राम की वस्तु है, m का मान है आपके पास 100 ग्राम, m की वैल्यू है फिलहाल 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। तो इसको किलो में बदलेंगे तो आपके पास आएगा 1 kg, 0.1 kg। अच्छा, g की वैल्यू सबको पता है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू ये है। h का मतलब 1 मीटर ऊंचाई मान लेते हैं, ये लगभग कितना हुआ, 1 मीटर ऊंचाई। आपने किसी वस्तु को 1 मीटर हाइट तक उठा दिया, और अगर ये सारी चीज है 100 ग्राम की चीज को आप 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहे हो, तो किया हुआ कार्य कितना आएगा, तो कार्य का मान निकाल लेते हैं, 1 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 1, वैल्यू बची 1, और इसको हम कहेंगे 1 जूल। इसका मतलब 1 जूल कार्य होता कितना है, ये 1 जूल कार्य आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 ग्राम के पत्थर को, 100 ग्राम के बाट को उठा के 1 मीटर ऊपर रखना है बस। और जैसे ही आप उसको ऊपर ले जाते हो, आपने कुछ कार्य किया और ये कार्य उसकी ऊर्जा में स्टोर हो गया। जैसे मान लो आपने अपने घर में अलमारी के ऊपर कुछ सूटकेस रख दिया, तो सूटकेस को उठाने में कुछ कार्य करना पड़ा और रख दिया, वो तब तक ऊर्जा स्टोर रहेगी जब तक वो सूटकेस नीचे नहीं आ जाता। जब तक उस, मान लो कोई कप रख दिया, तो कोई कप जब तक ऊपर से नीचे नहीं गिर जाता तब तक आपका किया हुआ कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। अब जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो जो कार्य आपने किया था उतनी ऊर्जा वो वापस देगा, वापस देने के चक्कर में टूट जाएगा। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मान लो मेरे हाथ में कांच है, कांच की सरफेस है, और इसके ऊपर मैं कोई चीज रखता हूं, ये 100 ग्राम का पत्थर रखता हूं, और कहता हूं कि जी अभी इसको तोड़ रहा है क्या, तो तोड़ तो नहीं रहा, रखा हुआ है आराम से। लेकिन इसी को जब मैं 1 मीटर हाइट से गिराता हूं तो चांस हो जाता है कि इसको तोड़ देगा, और ज्यादा ऊपर हाइट से गिराता हूं तो और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, और ज्यादा हाइट से गिराता हूं तो और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब जितनी हाइट बढ़ती जाएगी इस वस्तु की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपको गतिज और स्थितिज ऊर्जा का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। अच्छा, ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता ये है, लेकिन इसी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, और उन रूपों में पहला पोर्शन आता है ऊष्मा, जो हमारे सिलेबस में है, जिसे हमें पढ़ना है। ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा, हीट। अब यहां 2 वर्ड पढ़ते हैं हम, और उनको पहले समझ लें ताकि इस हीट को समझना आसान हो जाए। हीट के साथ साथ एक वर्ड और पढ़ते हैं, टेम्परेचर। ये बहुत काम का वर्ड है, टेम्परेचर या ताप। तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, ये याद रखें। जैसे आपने अभी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा रूप पढ़े, 2 रूप थे, 2 प्रकार की ऊर्जा थी, सेम वैसा ही ऊष्मा भी एक रूप है। तो इसके अंदर पूछ लिया जाए जी ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, तो जैसे ऊर्जा के मात्रक थे, कार्य के मात्रक थे, सेम ऊष्मा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। ऊष्मा का मात्रक भी क्या हुआ है, जूल ही होगा। अच्छा, अब वो ऊष्मा देने के बाद कोई चीज कितनी गर्म हुई या कितनी ठंडी हुई, इसका जो मापन कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ताप का, कि किसी चीज को ऊष्मा देने। जैसे मान लो आपने पतीले में पानी डाल के और गैस पर रख दिया, ठीक, और गैस पर रख दिया और आपने कहा जी आधे घंटे तक हमने गैस का फ्लेम जो है लो पर कर रखा है, तो आप कुछ ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आधे घंटे तक दिया तो उसका टेम्परेचर मतलब कुछ जो है उबलने लगा, पानी गर्म होने लगा। तो जैसे जैसे पानी गुनगुना हुआ तो उसका टेम्परेचर बढ़ना है शुरू हो रहा है। इसका मतलब कितना गर्म हुआ, वो जो कितने का मापन है
वो हमें तापमान को बताता है। ठीक, और जैसे जैसे आप ऊष्मा दिए जाओगे, मान लो उसी पानी को आप 1 घंटे तक उबालते हो, तो ऊष्मा ज्यादा दे रहे हो तो पानी उबलना शुरू हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो पानी की जो ऊष्मा मिलने के बाद में पानी कितना गर्म हो रहा है, रेट कितना है उसका, उसको हम तापमान से नापते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मान लो दूध जो है नॉर्मली शाम को आपने दूध फ्रिज में रख दिया, तो पहले रूम टेम्परेचर पे था दूध, और जैसे ही फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज क्या कर रहा है, उसके अंदर से ऊष्मा निकाल रहा है, उसके अंदर की हीट को बाहर खींच रहा है। हर चीज में हीट होती है, उसके अंदर की हीट को उसने बाहर खींचा, और बाहर खींचने से वो चीज खुद ठंडी हो गई, और आपने उसका मापन किया कि कितना ठंडा हो गया, तो वो ठंडा 0 डिग्री हो सकता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -4 डिग्री हो सकता है। जैसे अभी आप मापन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का, सर्दियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर घटा या बढ़ा, ये वैल्यू मापन को बताती है, जिसको हम ताप में लेते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा में और ताप में थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क हमें समझ में आना चाहिए। तो मुख्यतः हमारे सिलेबस में ऊष्मा से रिलेटेड ताप के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई, ताप के बारे में हमें यहां डिटेल में पढ़ना है। तो जब फिजिक्स में भौतिक राशियां जब बताई जा रही थी शुरुआत में, तो मुख्यतः 3 मूलभूत भौतिक राशियां बताई गई। ठीक है, मूलभूत राशियां जो बताई गई मुख्यतः शुरुआत में 3 बताई गई। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये 3 राशियां बताएंगी, और ये कहा गया कि जितनी भी राशियां बनती हैं वो सब इन तीनों से ही बनती हैं। और बहुत सारी राशियां हमने बनाई भी, जैसे वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ये सब इनसे बनी भी, बहुत सही थी। लेकिन कमी ये हुई कि कुछ ऐसी राशियां थी जो इन पर निर्भर नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहली थी ताप। ताप को हम डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नापते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं भी इन द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनका कोई अनुपात नहीं आता, इनका कोई जिक्र नहीं आता। सेम ऐसे ही थी धारा, सेम ऐसी ही थी पदार्थ की मात्रा, और सेम ऐसे ही थी प्रदीपन तीव्रता। तो ये 7 राशियां बाद में ऐसी मिली जिनसे पता लगा कि यार ये तो जो है इन तीनों पर निर्भर नहीं कर रही हैं। तो इन 4 राशियों को और ऐड किया गया, और ये बन गई टोटल मूलभूत राशियां। कितनी होती हैं कभी पूछा जाए तो बता दें, मुख्यतः 7 होती हैं, 7 ही हैं मुख्य राशियां, मूलभूत राशियां 7 ही। उनमें से ये ताप बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप है किसी की ऊष्मा का मापन, कितना ज्यादा कितना कम, ये इस मापन को हमें बताना है। ओके, तो ये मूलभूत राशि का पार्ट है। और जब ताप मापन चल रहा होता है, किसी चीज को आप माप रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ आधार चाहिए कि किसी चीज को नापेंगे तो किस आधार पे नापेंगे। तो आधार बताने के लिए हमने 2 चीजें ली। सबसे पहली कि पानी जो है जमता कितने पर है और पानी उबलता कितने पर है। ठीक, पानी का जमना और उबलना, ये 2 चीजें देखी जाती हैं। ध्यान दें, इस पानी की 3 अवस्थाएं संभव हैं। एक ठोस संभव है, एक द्रव संभव है, और गैस संभव है। ठीक, जहां ठोस से द्रव में बदल रहा होता हो या द्रव से ठोस में बदल रहा होता हो, इस वाले बीच वाले बिंदु को हमने एक हिमांक बिंदु लेना है। जहां द्रव से वस्तु क्या बन रही हो, ठोस बन रही हो, इसके बीच वाले बिंदु को हिमांक बिंदु कह रहे हैं, जहां वो जमना शुरू हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, जहां द्रव से गैस बनना शुरू हो रहा है, इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग वाष्पन का बिंदु लेते हैं। ठीक है, कि कहां ये उबलना शुरू हो रहा है, वाष्प बनना शुरू हो रहा है। तो ये 2 बिंदु हमारे लिए, तो पानी जो है ना वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक अवयव हो गया, जिसको हम यूज करके बता सकते हैं कि कितने पर तो जमेगा और कितने पर उबलेगा। ठीक, तो ये 2 क्राइटेरिया जरूरी थे। तो अब आगे से जब हम बात करेंगे तो इन 2 बिंदुओं की बात करेंगे।
तो एक तरफ मैं हिमांक लिख देता हूं कि कहां जमना शुरू हुआ, और एक तरफ मैं वाष्प लिख देता हूं कि कहां वाष्प होना शुरू हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं कि कितने स्केल्स बने, मापन के कितने स्केल हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है वो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस सी से लिखते हैं, ये डिग्री सिंबल है इसका। सेंटीग्रेड कह लो या डिग्री सेल्सियस कह लो, एक ही बात है। डिग्री सेल्सियस में जब नापा गया तो पानी जो है हिमांक मतलब जमना शुरू हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे और उबलना शुरू हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा और वाष्प जो हुआ है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। हमने क्या किया, इसके बराबर 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 100 टुकड़े कर दिए, 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए, और 100 बराबर टुकड़े करके हमने ये एक वैल्यू डिग्री सेल्सियस को एक्सप्लेन किया कि अगर डिग्री सेल्सियस में नापेंगे तो पानी 0 पर मापा जाएगा, शुरुआत 0 से होगी और वाष्प 100 तक जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्केल बनाना था वो हमने इतने लेवल तक का एक बार बनाया। जैसे आप लोग मार्केट से स्केल खरीद के लाते हैं तो या तो 15 सेंटीमीटर का है तो या 30 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे ज्यादा की लेंथ आप नाप नहीं सकते। लेकिन आइडियली जो नॉर्मली हमें प्रैक्टिकली यूज जो करना है उसके लिए हमें एक बार इतने की रिक्वायरमेंट थी, हमने इन दोनों का आधार मान के और 1 डिग्री सेल्सियस को शो कर दिया। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने नया आधार बताया, केल्विन। ठीक, अब केल्विन के लिए हिमांक अगर लेना है तो हमें मान कितना चाहिए, तो वो मान था 273.15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इतना केल्विन, 273.15 केल्विन। और उबलना जो है, वाष्प होना जो है वो है 373.15 केल्विन। अब आपके सिलेबस में आपको ये 15 वाली वैल्यू याद नहीं रखनी है, नॉर्मली याद रखें 273 से 373 तक, ये दो वैल्यूज याद रखें। केल्विन में शुरुआत 273 से होती है और पानी वाष्प बनना शुरू होता है 373 तक। इसको फिर 100 अलग 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 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एक और स्केल बनाया गया जो कि था र्यूमर स्केल। ठीक, र्यूमर स्केल में क्या किया गया कि पानी को उबाला गया, जो जमाया गया 0 पे और उबालने के लिए मापांक माना गया 80 पे, और इसके 80 बराबर 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 टुकड़े कर दिए गए, 80 टुकड़े कर दिए गए। ऐसे ही आया एक फ़ारेनहाइट, डिग्री F फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पानी जो जमता है वो 32 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है और 212 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलना शुरू हो जाता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 180 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। ठीक, और एक लास्ट और बना रैंकाइन, RA, ये हालांकि एग्जाम में शायद ही पूछा जाए। रैंकाइन और एक नया मापन का रेंज बनाएगी, मापन का एक और नया तरीका बनाया गया जिसकी शुरुआत हुई 460 से और ले गए लास्ट तक 672 तक। ठीक, ये 672 तक इतने जो है पार्ट्स के इक्वल इक्वल पार्ट्स बनाए गए। अब हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनका आपसी संबंध क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि इनको आपस में बदलते कैसे हैं, किस में बदला जाता है, किस में रखा जाता है, या कोई मान पूछ लिया गया। मान लो ये पूछ लिया गया कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या 20 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में कितना लिखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दें। फॉर्मूला ये है, जो भी आप मापन यूज कर रहे हो वो, जैसे डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हो, माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितनी है 0, ओके, और कितने खाने बनाए आपने, बीच में बराबर बराबर कितने टुकड़े किए, तो डिग्री सेल्सियस में आपको याद है कितने टुकड़े किए हमने, 100। सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसे ही सारों में अप्लाई कर दो। केल्विन में मिनिमम वैल्यू कितनी ली, 273, हालांकि 273.15 है, लेकिन 273, और खाने कितने बनाए फिर 100। ऐसे ही र्यूमर में मिनिमम वैल्यू कितनी ली, 0, खाने कितने बनाए 80। फ़ारेनहाइट में मिनिमम वैल्यू कितनी ली, 32, खाने कितने बनाए 180। ठीक,
ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट रैंकाइन में RA, रैंकाइन में मिनिमम वैल्यू कितनी ली हमने 460, खाने कितने बनाए तो 672 माइनस 460 कितनी आ जाएंगी 212, ठीक, तो ये 212 वैल्यू आ गई। तो आप इनसे कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अपना जो है 40 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है केल्विन में, और आपको पता नहीं है कितना आएगा, तो ये वैल्यू अप्लाई करो और सॉल्व करो। 40 माइनस 0 अपॉन 100 बराबर माइनस 273 अपॉन 100, तो ये 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, के बराबर आ गया 40 प्लस 273, सॉल्व कर लो 313 डिग्री, ठीक, 313 डिग्री हमारे पास है, 313 केल्विन, डिग्री केल्विन कह लो या इसको 313 केल्विन आ गया। इसका मतलब जिसको डिग्री सेल्सियस में नापेंगे वो वैल्यू आप केल्विन में कैलकुलेट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हो। अब कुछ एक मापन ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं लेकिन हमें उनके बारे में इतना डिटेल में पता नहीं है। जैसे जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे होते हो तो एक वर्ड तो आपको दिया जाता है एनटीपी या एसटीपी, कि एनटीपी जो है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है। तो ये नेचुरल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो लिया जाता है ये होता है 273 केल्विन, या यूं कह लें 0 डिग्री सेल्सियस, या यूं कह लें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों मापन बता दिया आपको, एनटीपी हो या एसटीपी हो, तीनों में एक ही वैल्यू यूज करते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। हम कहते हैं ना 100 बुखार हो गया, तो 37 से बढ़कर 100 नहीं जाता है। वो जो 100 डिग्री बुखार आप नापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आप लोग जो टेम्परेचर घर में मेंशन कर रहे हैं या डॉक्टर जो मापते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में अगर नापेंगे तो ये वैल्यू 37 डिग्री रहेगी। फ़ारेनहाइट में अगर नापेंगे तो इसी को आप लिख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में लेंगे तो 273 प्लस कर दो, 273 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। इसका मतलब इतने केल्विन टेम्परेचर आपकी बॉडी का रहता है। 98.6 आपकी बॉडी का डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फिक्स है, सही है, और इसको मेंटेन रखना जरूरी है। अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तब आपको बुखार होता है। अब ये बढ़ता घटता कैसे है, तो वो तो टेम्परेचर जैसा एटमॉस्फेयर में चल रहा है उसको अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो ये बढ़ना घटना शुरू हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि सर स्वेटर में ऐसा क्या है कि वो गर्म रहती है, स्वेटर में कोई आग थोड़ी लगी होती है, स्वेटर में ऐसा क्या है, और जबकि हम शर्ट जो पहनते हैं उसके छिद्र ज्यादा बारीक हैं, वो ज्यादा जो है हवा पास नहीं होने देगी, लेकिन स्वेटर मोटे मोटे छिद्रों वाली भी है और फिर भी हमें जो है गर्मी फील कराती है। ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसलिए होता है कि स्वेटर गर्म नहीं होती, स्वेटर में जो रेशे हैं वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, बस वो अंदर जैसे जैसे आपने स्वेटर पहनी तो अंदर जो बॉडी की हीट बनी है उस अंदर वाली हीट की एक अंदर परत बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे अंदर, और वो जो परत जब बन गई तो बाहर की हवा उसको क्रॉस नहीं कर पाती, आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, तो आपको ठंड नहीं लगती। इसीलिए स्वेटर गर्म नहीं होती, वो स्वेटर जिस मटेरियल से बनी है या जो फाइबर उसमें लगाया गया है वो फाइबर इंपॉर्टेंट है, किस चीज की वो स्वेटर बनी हुई वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिंपल सा एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी की हीट को रोकना है। तो एक बार के लिए सोचो जरा, आप मार्केट से केले खरीद के लाते हो, तो वो केले जब आप परचेज करने जा रहे हो तब बहुत अच्छे बिल्कुल पके पकाए होते हैं, तो क्या जब जो है पेड़ से उतारे गए थे तब भी ऐसे ही थे? तो कभी केले उतारे भी गए होंगे, फिर होलसेलर के पास गए होंगे, फिर मार्केट में सब्जी मंडी में आए होंगे, फिर आप परचेज करके लाए, आपके हाथ तक आते आते केले बिल्कुल सही हैं। तो जब उतारे गए थे तब बिल्कुल कच्चे थे, उन कच्चे केलों को पकाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियली पकाया गया है, अखबार में लपेट के। आप देखते हैं पपीता जब खरीदने जाते हैं तो अखबार में लपेटा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी ऊष्मा बाहर नहीं जाए और वो जल्दी पक जाए।
ठीक, अंदर की ऊष्मा से, खुद की ऊष्मा से पक जाए। सेम जब आपको सर्दी में कहीं ट्रैवल करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है, सर्दी में अगर कहीं लंबा ट्रैवल करना है तो अखबार लगा लें बॉडी के अंदर, ठीक, इस शर्ट के नीचे अखबार लगा लें ताकि बॉडी से हवा जो है ट्रांसफर नहीं होगी। और इससे सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, ट्रकों के आगे और उनके इंजन के आगे वो अखबार लगा के रखते हैं। तो जब एक अखबार पूरे पूरे ट्रक को गर्म रख सकता है तो आपकी बॉडी को तो रख ही सकता है, तो ऊष्मा बाहर नहीं जाने देगा। तो ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि जी टेम्परेचर और कम घटाते जाएं तो कितना होता जाएगा। केल्विन वैल्यू जो आई ना वो इसी वजह से आई कि माइनस में अगर टेम्परेचर लेना हो तो कैसे लेंगे। तो केल्विन वैल्यू से आप जो है 273 वैल्यू है केल्विन की। अब एक बार के लिए सोचो कि जब हमने 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था केल्विन में तो हमने 273 ऐड कर दिया प्लस 40 डिग्री और ये केल्विन वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन अगर इस केल्विन को ही मैं 0 कर दूं तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 केल्विन, ओके नहीं पढ़ना है इसको, 0 केल्विन पढ़ना है। 0 केल्विन का मतलब ये हुआ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर घटाते घटाते कितना कर सकते हैं हम, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। और ये मिनिमम जो है टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। आपके एग्जाम्स में जब भी पूछा जाए कि कम से कम तापमान कितना संभव है तो आप उसकी वैल्यू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, या केल्विन में बताएंगे तो 0 केल्विन बताएंगे। इसका मतलब केल्विन एक ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव में नहीं जा सकती। 0 केल्विन से शुरू करेंगे क्योंकि 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर है। 0 केल्विन से शुरू करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते आगे चाहे लाखों करोड़ों केल्विन टेम्परेचर तक ले जाएं। ओके, तो ऐसे टेम्परेचर को बढ़ाते हुए चलना है। तो हमने अलग अलग टाइप के मापन के तरीके देख लिए कि कितने तरीकों से इसको मापा जा सकता है। तापमान को मापने के मेथड, पैटर्न्स क्या हैं हमारे पास। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा मापन या ऐसी डिग्री बताएं जहां डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अपना फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला हमारे पास था C - 0/100 और डिग्री फ़ारेनहाइट में F - 32/180। ठीक, और हमें यह कहा गया कि ये दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएं। ऐसा डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप दोनों को x मान लो, x/100 बराबर x - 32/180। इसको सॉल्व करें, आपको x की वैल्यू मिलेगी -40 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखें कि -40 डिग्री सेल्सियस कह लो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, ये दोनों के लिए वैल्यू क्या रहती है, बराबर ही रहती है। ठीक है, दोनों के लिए वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा फोकस में रखें। अच्छा, नेक्स्ट है कि इनका मापन अगर करना है तो ये तो स्केल हो गए, मापने के मेथड हो गए। तो जब मापेंगे तो कुछ हमें मीटर की आवश्यकता होगी, तो हमें थर्मामीटर बनाने पड़ेंगे। थर्मामीटर वो डिवाइस है जो ताप का मापन करती है, इसलिए थर्मल नाम लिया गया, थर्मामीटर। ठीक है, कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, तो आप लोग जो प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो पारा थर्मामीटर यूज करते हैं, मरकरी वाला थर्मामीटर यूज करते हैं। मरकरी वाले थर्मामीटर में आप -50 से लेकर -50 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। ऊष्मीय चालकता पारे की अधिक होती है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी जल्दी वाष्पित हो जाती है, तो वो वाष्पित हो रही है और जैसे ही मतलब उसका जो है ऊष्मा को ग्रहण करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, जैसे ही आप पारे को जो है उसका थर्मामीटर का आगे वाला पोर्शन टच करते हैं तो वो मेटल का है, वो पारे तक हीट पहुंचाता है और पारा अपनी जो है हाइट को बढ़ाना शुरू कर देता है और कहीं फैलने की जगह नहीं है उसके पास। और जैसे जैसे फैलता जाता है हम उससे अंदाजा ले लेते हैं कि कितना फैल गया। ठीक है, इसके फैलने से पता लग जाता है। तो यहां डिपेंड कर रहा है कि ऊष्मीय चालकता कितनी है या उसका वाष्पन कितनी जल्दी होने का जो है संभव प्रयास है। यहां एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपसे। आप लोग अल्कोहल पीते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शराब पीने के बाद में मुंह से स्मेल आती है, लस्सी पीने के बाद नहीं आती।
राबड़ी पीने के बाद नहीं आती, असर तो दोनों सेम करती हैं। राबड़ी पीने के बाद भी नींद आती है, नशा चढ़ता है। शराब पीने के बाद भी नशा चढ़ता है, लेकिन शराब पीने के बाद स्मेल आ रही है, राबड़ी पीने के बाद नहीं आ रही। कारण, तो कारण वहां सबसे अच्छा कारण यह है कि वो जो अल्कोहल है उसके वाष्पन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे ही अल्कोहल बॉडी में जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और उस 37 डिग्री सेल्सियस पे अंदर की अल्कोहल वाष्पित हो जाती है। वाष्पित होकर निकलेगी कहां से? जो छिद्र हैं उन्हीं से बाहर निकलेंगी। तो जहां जब नाक से मुंह से जब बाहर निकलेगी वाष्पित हुई अल्कोहल, क्योंकि टेम्परेचर अंदर ज्यादा है, वाष्पित हुई अल्कोहल जब बाहर निकलेगी तो वो भाप बन के बाहर निकलती है, और भाप बन के बाहर निकलती है तो हमें उसका पता लग जाता है। लेकिन जब आप दही, लस्सी, पानी पीते हैं तो उसके लिए वाष्पन, बॉडी का वाष्पन संभव नहीं है। तो हमारी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम उसको वाष्पित नहीं कर पाते। तो आप घर में चुपके से 1 गिलास दूध पिएंगे तो भी घर में किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन चुपके से अगर आधा ढक्कन दारू पिएंगे तो पता लग जाएगा। वो इसीलिए पता लग जाएगा कि उसका वाष्पन जो है, उसके वाष्पन का लेवल जो है वो बहुत कम है। प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें तो हमारे पास थर्मामीटर है, एक तो पारा थर्मामीटर है। पारा थर्मामीटर -50 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक है। अच्छा, ऐसे ही गैस थर्मामीटर भी यूज किए जाते हैं, जहां हमें मापन की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक चलना होता है। तो गैस थर्मामीटर जो है वो 2 टाइप से काम करते हैं, एक नियत ताप पर, एक नियत दाब पर। अगर दाब नियत रखेंगे तो ताप बदलता जाएगा, ताप नियत रखेंगे तो दाब बदलता जाएगा। ये 2 टाइप से इनके प्रसार को हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोजन गैस, H2 नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस भरी जाती है, और इनमें भी रेंज है कि अगर हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं तो -200 से 500 डिग्री सेल्सियस, प्लस के 500 डिग्री सेल्सियस तक का मापन कर सकते हो, -200 से। ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी, और यहां के लिए एक बार सिर्फ सुन के रख लें, और समझने के लिए 1-2 बार और वीडियोस को देख लें बस। अच्छा, हीलियम अगर गैस है तो -268 से आप इसको ले जा सकते हैं लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक। -268 से 500 डिग्री सेल्सियस तक आप इसका मापन कर सकते हैं। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन गैस का मापन -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर सकते हैं आप। तो इसीलिए गैस मापी वहां यूज किए जाते हैं जहां हमें ज्यादा टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो। एक अलग टाइप के थर्मामीटर यूज होते हैं, प्रतिरोध तार तापमापी या प्रतिरोध तापमापी कह लें आप। तो प्रतिरोध कैसे नापते हैं? तो किसी चालक तार को एक टेम्परेचर एक थर्मामीटर में लगा दिया, और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और चेक कर सकते हैं कि प्रतिरोध कितना बढ़ा, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ज्यादातर इसके लिए प्लेटिनम तार यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधा नाम ही पूछा जाएगा, इसकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे कभी भी कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है, क्या वैल्यूज होती हैं, ये नहीं पूछी जाएंगी। ओके, तो यहां तक की क्लास में हमने ऊष्मा को पढ़ लिया, ऊष्मा के साथ साथ ताप को पढ़ लिया, और ताप को मूलभूत भौतिक राशियों में सम्मिलित करने के बाद में उसमें कौन से मापन किए जाते हैं, उनको आपस में कैसे बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, ध्यान दें, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार लिख के रख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इजीली एग्जाम में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, आपको किसी भी एक मापन को दूसरे मापन में कन्वर्ट करना हो तो इससे आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ऊष्मा के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ऊष्मा अवशोषण होता है, अवशोषण कैसे होते हैं, प्रसार के कितने मेथड है, कितने तरीकों से चीजों का प्रसार हो सकता है, ऊष्मा का क्या क्या रोल होता है, और बर्फबारी से मौसम ठंडा होता है या गर्म होता है, इन चीजों के बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।